नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के.आर. जाखड़ सर अकेडमी में। और जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे वो वीडियो को अंत तक देखें, सब लोग वीडियो को अंत तक देखें। और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आपके सामने लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब बेमेल छांटना। बेमेल का मतलब जो किसी से मेल नहीं खाता हो। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, जैसे ले दिया जाए आदमी, औरत, बच्चा और गधा। आप सभी को पता है आदमी, औरत और बच्चा ये सभी मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं, जबकि गधा क्या होता है? गधा जानवरों की श्रेणी में आता है। तो वो अपने आप में सबसे क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये होते हैं बेमेल छांटने वाले क्वेश्चन, जहां हमें बेमेल छांटना होता है, जहां कई शब्दों को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। शब्दों में आपको जैसे आपने पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपके फल और सब्जियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, आगे आपके वर्ष के महीनों को लेकर पूछ लिया, जानवरों के नाम से पूछ लिया, और भी कई प्रकार की चीजें हैं जिनको लेकर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उनमें आपको करना क्या है? कोई एक ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा और उसी अलग को आपको छांटना है और वही आपका आंसर होगा। निम्न में से असंगत को चुनिए, यानी जो इनकी संगत में नहीं आता हो उसे आपको चुनना है, उसी असंगत को आपको चुनना है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आम, अमरूद, केला और लौकी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा बताने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, सब लोग जानते हैं। कहाँ कंफ्यूजन होता है? संख्याओं से संबंधित भी होता है, अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं। वहाँ कौन कौन सी चीजों में कहाँ दिक्कत आती है, उन चीजों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कुछ सिंपल सी बातें हम और करते हैं। दोस्तों देखिए, फसल से संबंधित कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फसल से संबंधित क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फसल के प्रकार के आधार पर हमें छांटना है। जैसे रबी की फसल दे दी और खरीफ की फसल दे दी, तो एक फसल का नाम दे दिया खरीफ का और बाकी 3 दे दी रबी की फसल, तो हमें उनमें से अलग छांटना है। या फिर ऐसे दे दिया कि खाद्यान्न आपको दे दिए, जैसे गेहूं दे दिया, बाजरा दे दिया, मक्का दे दिया और साथ में चना दे दिया, तो चना क्या है? चना दलहन है। या ऐसा हो सकता है कि सब्जियों के नाम अलग दे दे और दलहन फसल अलग दे दे। दलहन, तिलहन और अनाज वाली फसलें 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की ऋतुओं में बोई जाती है। उसी प्रकार कुछ फसलें होती है जो जमीन के अंदर उगाई जाती है, कुछ फसलें होती है जो जमीन के बाहर उगाई जाती है। उनके बारे में भी हम इनके जस्ट आगे उन क्वेश्चंस की भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले ही क्वेश्चंस देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमें हल करना है। आम, अमरूद, केला और लौकी। आप सब जानते हैं कि आम, अमरूद और केला ये क्या होते हैं? सभी ये फल होते हैं, जबकि लौकी क्या होता है? लौकी सब्जी होती है। क्या होती है? सब्जी होती है। लौकी की सब्जी बनाई जाती है। घिया जिसे हम बोलते हैं, राजस्थान की स्थानीय भाषा में घिया जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है? लौकी होती है। तो लौकी इनसे क्या होगी? सबसे अलग होगी। अब हमारे सामने महीनों के नाम दे दिए। सर महीनों के नाम में तो अलग क्या होगा? तो दोस्तों महीनों के नाम में अलग होगा। और कैसे होगा अलग? आपको पता है कि कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं, कुछ महीने 31 दिनों के होते हैं। तो मार्च, जुलाई, अप्रैल और अगस्त, इनकी हम बात करें तो मार्च कितने दिनों का महीना होता है? 31। जुलाई कितने दिनों का? 31 दिनों का। अप्रैल कितने दिनों का? 30 दिनों का। और अगस्त कितने दिनों का? 31 दिनों का। तो जवाब में क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा कि ये 30 दिनों का महीना है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भेड़िया, गाय, भेड़, बकरी। आप सब जानते हैं कि जानवरों के नाम दिए गए हैं। अब जानवरों में कुछ तो होते हैं पालतू और कुछ होते हैं आवारा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं पालतू और जंगली। पालतू और जंगली हम कह सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है। गाय, भेड़, बकरी ये क्या होते हैं? पालतू जानवर होते हैं, जिन्हें हम दुधारू पशु भी कह सकते हैं। और भेड़िया क्या होता है? जंगली होता है। भेड़िया क्या होता है? जंगली होता है। दोस्तों जानवरों के नाम की जब भी बात की जाएगी
तो जानवरों में ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे जानवर आपको क्या दे दिए जाएं, सारे के सारे जानवर आपको जंगली दे दिए जाएं, लेकिन उनमें भी आपको पहचानना होगा कि कौन से जंतु शाकाहारी हैं और कौन से जंतु मांसाहारी है, ये आप लोगों को पहचानना होगा। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां दिया है दही, पनीर, चाय और बर्फी। अब यहाँ समस्या हो गई, हम ये सोचते कि सर दही और चाय ये तो क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है, तो ठोस में पनीर और बर्फी दो ठोस हैं, दो अलग अलग ठोस पदार्थ हैं, तो एक तो कोई अलग नहीं हुआ, केवल एक ही होता। जैसे यहाँ पे छाछ दे दिया जाता तो बर्फी हमारा बिल्कुल अलग हो जाता कि सर ये ठोस पदार्थ है और ये तीनों क्या है, तरल पदार्थ है। आपका सोचने का तरीका ही आपका क्वेश्चन आसानी से हल करवा देगा। अब यहाँ हम देखते हैं दही, पनीर और बर्फी, ये जो होते हैं बने हुए तो दूध से होते हैं, चाय भी दूध से ही बनी हुई होती है, लेकिन इनमें दही, पनीर और बर्फी इनमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये दूध से बने हुए, अर्थात इनका जो रंग होता है वो रंग कभी भी नहीं बदलता। जबकि चाय में चाय पत्ती डाली जाती है, इसीलिए वो चाय कहलाती है और इसका रंग बदल जाता है, तो अलग कौन हो गया, चाय हो गया। चलो बात करते हैं आगे की, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया लोहार, बढ़ई, सुनार और ड्राइवर। तो आप सब जानते हैं लोहार यानी लोहे का काम करने वाला, बढ़ई यानी कि कारपेंटर और सुनार यानी सोने चांदी के आभूषणों का काम करने वाला जो कलाकार होता है उसे सुनार कहते हैं। और ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर भी कलाकार होता है, यानी अपनी एक किसी भी प्रकार के साधन को चलाने की कला में निपुण होता है। लेकिन क्या ड्राइवर इनमें से मैच खाता है किसी से, नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, क्योंकि लोहार जो होता है वो भी किसी प्रकार की जो वस्तु होती है उसको आकार देके नई वस्तु का निर्माण करता है। बढ़ई जो होता है वो भी फर्नीचर बनाता है, नई वस्तु का निर्माण करता है। सुनार जो होता है वो भी किसी न किसी वस्तु का निर्माण करता है। जबकि ड्राइवर क्या होता है, वो केवल और केवल एक साधन चलाने में निपुण होता है, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता। तो अलग कौन हो गया, ड्राइवर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्त्री दीवार, किसान फसल, मोची जूता, रसोईया पकाना। बात वहीं आती है कि यहाँ क्या किया जाए। तो दोस्तों मिस्त्री जो है वो दीवार का निर्माण करता है, क्या करता है, निर्माण करता है, यानी कि उसे अलग प्रकार से बनाता है, एक दीवार का नई चीज का निर्माण करता है। किसान जो है वो फसल उगाता है, फसल का निर्माण करता है। मोची जो है वो जूता बनाता है। जबकि रसोईया क्या है, खाना पकाता है, क्या करता है, पकाता है। तो उसके पास में वो सारी चीजें पहले से होती है, लेकिन केवल वो क्या करता है, उसको पकाता है, क्या करता है, पकाता है। तो यहाँ अलग कौन हो जाएगा, रसोईया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रसोईया हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, नीला, हरा, पीला और गुलाबी। आपको रंगों के नाम दे दिए गए और रंगों का नाम देकर आपसे पूछ लिया गया कि इसमें असंगत कौन है। तो वह असंगत आप लोगों को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, तो आप लोगों ने विबग्योर का नाम सुना होगा, जो प्राकृतिक रंग होते हैं। कुछ होते हैं प्राकृतिक रंग और कुछ होते हैं कृत्रिम रंग। कैसे, प्राकृतिक रंग अलग होते हैं, कृत्रिम रंग का मतलब किन्हीं 2 या 3 रंगों को आपस में मिलाकर किसी नए रंग का निर्माण किया जाता है, उसे प्राकृतिक रंग नहीं कृत्रिम रंग कहा जाता है। और जिसमें किसी रंग को मिलाने की आवश्यकता नहीं है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक रंग कहलाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं नीला, हरा और पीला, ये तीनों क्या है, ये तीनों प्राकृतिक रंग है। और ये क्या है, गुलाबी कृत्रिम रंग है। गुलाबी क्या है, कृत्रिम रंग है। विबग्योर आपने नाम सुना होगा, जिसमें नीला, हरा व पीला तीनों रंग आते हैं। और गुलाबी क्या होता है, गुलाबी एक कृत्रिम रंग होता है, इसलिए यहाँ अलग क्या हो जाएगा, गुलाबी। ये कुछ शब्दों से रिलेटेड थे, फसल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और साथ ही अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार से बेमेल छांटने वाले क्वेश्चन और हमारे सामने होते हैं और उनमें क्या समस्याएं होती है और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की, जो हमारे सामने कहीं न कहीं कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं उन क्वेश्चन को। सबसे पहले बेमेल छांटने की जब कभी भी बात आए, असंगत चुनने की जब कभी भी बात आए,
तो वो चीजें या वो क्वेश्चन जो हमारे सामने समस्या पैदा करते हैं उनके लिए हम बेमेल छांटने की प्रायिकता अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब कि पहले कौन सी क्रिया लेनी चाहिए और बाद में कौन सी क्रिया। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता क्या आएगी? प्रकार के आधार पर, कि उसका प्रकार क्या है, वो कौन सी श्रेणी में आता है। प्रकार का मतलब क्या होता है? श्रेणी के आधार पर। किसके आधार पर? श्रेणी, यानी उसकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करना है, कैटेगरी वाइज हमें उसको अलग छांटना है। यदि कैटेगरी वाइज अलग छांटने से वो हमें नहीं मिलता है तो हमें किस आधार पर छांटना है? आकार या बनावट के आधार पर छांटना। किसके आधार पर? आकार या बनावट के आधार पर। और यदि इन दोनों नियमों से, इन दोनों श्रेणियों से भी हमारे सामने यदि वो अलग छट के नहीं आता है तो तीसरी हमारी विधि क्या आती है? उपयोगिता के आधार पर। और उपयोगिता दोस्तों हमने पहले भी एक लेक्चर में, जहां हमने सार्थक क्रम की बात करी थी, सिक्वेंशियल या ऑर्डर की यानी लॉजिकल ऑर्डर की हमने बात करी थी, लॉजिकल सीक्वेंस की जहां बात करी थी, वहां हमने बताई थी कि वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक विकल्पी और बहुविकल्पी। और वही क्या होती है? उनकी उपयोगिता होती है। कुछ वस्तुएं एक विकल्पी होती है और कुछ बहुविकल्पी होती है। तो ये मान के चलिए कि जिसका विकल्प जितना ज्यादा होगा वो सबसे अलग होता जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले आपके सामने दिया गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार। गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार, इनकी बात करें तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। हाँ, यदि इनके सामने आपके सामने ऑप्शन आता आपके सामने चना। क्या आता? चना। तो दोस्तों ये क्या हो जाती? दलहन फसल हो जाती। तो ये हमारा आंसर होता है कि सर ये सबसे अलग है। लेकिन अभी हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करने वाले? गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये तो सारी की सारी क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। तो किस प्रकार से हम इनमें अलग छांटेंगे? तो दोस्तों हमको पता है कि मक्का, बाजरा और ज्वार, इनकी जो बुआई का समय होता है वो जुलाई और अगस्त होता है, और जो इनकी कटाई का समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर होता है। इसका मतलब ये चौमासे में बोई जाने वाली फसलें होती है, अर्थात ये खरीफ की फसल होती है। जबकि जो गेहूं होता है उसका बुआई का समय नवंबर से दिसंबर और कटाई का समय मार्च से अप्रैल का होता है। तो ये फसल कैसी होती है? रबी की फसल होती है। तो सबसे अलग कौन हो गया? गेहूं हो गया। ये किस आधार पर हुआ? श्रेणी के आधार पर। किसके आधार पर हुआ? श्रेणी के आधार पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो, गेहूं, ज्वार और बाजरा, इनकी हमने बात करी तो जो और गेहूं ये दोनों ही रबी की फसल है, ज्वार और बाजरा ये दोनों ही खरीफ की फसल है। तो यहाँ आके समस्या हो गई, और समस्या क्या हो गई कि सर इन्हें रबी और खरीफ की फसल के आधार पर, यानी इनके प्रकार के आधार पर, इन्हें कैटेगरी वाइज यानी श्रेणी के आधार पर तो हम अलग नहीं छांट सकते। जब श्रेणी के आधार पर अलग नहीं छांट सकते तो क्या करेंगे? फिर हम चलते हैं आकार या बनावट के आधार पर। तो दोस्तों आकार या बनावट के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती है, मोटा अनाज और हल्का अनाज। तो बात वही आती है, जो खरीफ की फसल होती है जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सारे मोटे अनाज होते हैं, और जो रबी की फसल होती है ये सारे के सारे हल्के अनाज होते हैं। तो हमारे पास में मोटे अनाज तो दो हैं, ज्वार और बाजरा, और हल्के अनाज भी दो हैं, जौ और गेहूं। तो क्या इन्हें अलग छांटा जा सकता है? नहीं छांटा जा सकता। तो अब क्या करेंगे? अब चलते हैं हम उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर चलते हैं कैसे? जो, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सारा खाने के काम तो आता ही है, खाने के काम आता है। साथ ही साथ ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सारा का सारा केटल फीड में भी काम आता है। किस में काम आता है? केटल फीड में काम आता है। केटल फीड का मतलब जो मुर्गियों के दाना होता है, मुर्गियों के लिए जो दाना आता है, मुर्गियों का जो भोजन होता है वहां काम आता है। लेकिन जो जौ है, उस जौ की आपको पता है दोस्तों शराब और बियर दोनों बनती है। बियर बाजरे की भी बनती है, लेकिन जौ की शराब भी बनती है और बियर भी बनती है। तो सबसे ज्यादा उपयोगिता किसकी हो गई? जौ की हो गई। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा।
चलो बात करते हैं आगे, मूली, गाजर, बैंगन और आलू। इनकी बात करें तो इनके प्रकार के आधार पर चलते हैं सबसे पहले। और प्रकार के आधार पर हम देखते हैं कि मूली, गाजर, बैंगन, आलू ये कोई सीजनल फसलें नहीं है, सीजनल सब्जियां नहीं है, ये कभी भी बोई जा सकती है। तो श्रेणी के आधार पर तो नहीं बांट सकते, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, सब्जियां हैं। हाँ, कुछ सब्जियां होती, कोई एक खाद्यान्न फसल होती, या दलहन होती, या तिलहन होती, तो बात अलग होती। अभी हम बात कर रहे हैं तो सारी की सारी सब्जियां हैं, तो आपका प्रकार के आधार पर यानी श्रेणी के आधार पर नहीं बांट सकते, आकार और बनावट के आधार पर चलते हैं। आकार और बनावट के आधार पर चले तो दोस्तों मूली, गाजर और आलू ये तीनों ही जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं। किसके अंदर? जमीन के अंदर। जबकि बैंगन क्या होता है दोस्तों? बैंगन जमीन के बाहर पौधे पर लगने वाला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये सारे क्या है, मूली, गाजर और आलू ये सारी जड़ें हैं। क्या है? जड़ें हैं, यानी तने का ही एक भाग होता है। जबकि बैंगन किसी पौधे पर लगने वाली सब्जी होती है। चलो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सलजम, मशरूम, गोभी, बैंगन, गाजर। सलजम, मशरूम, गोभी, बैंगन, गाजर, यहां पर ऐसा दे दिया गया। तो अब हम बात करें तो सलजम और गाजर ये दोनों तो जमीन के अंदर, जबकि गोभी और बैंगन ये दोनों जमीन के ऊपर। अब समस्या हो गई, यहां ना तो प्रकार के आधार पर ना आकार के आधार पर, लेकिन एक शब्द हो रहा है मशरूम। क्या है? मशरूम। दोस्तों जब तक किसी शब्द के बारे में पता नहीं होगा हम उसका आंसर भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कारण नहीं होगा, रीजन नहीं होगा कि इसका रीजन क्या है। और जब तक रीजन नहीं होगा दोस्तों तब तक उसका आंसर देना एक बेवकूफी होगी। रीजन देखते हैं, यहां आंसर में होगा भी क्या? मशरूम। क्योंकि मशरूम क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है मशरूम? एक प्रकार का कवक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्लच, व्हील, कार और ब्रेक। क्लच, व्हील, कार और ब्रेक। दोस्तों ये सारी चीजें तो एक ही होती है, कार में तो होती है, लेकिन क्लच, व्हील और ब्रेक ये कार के ही भाग हैं। जबकि कार क्या है? कार तो बिल्कुल अलग है, ये कार के पार्ट्स हैं, उसके भाग हैं, उसमें काम आने वाली वस्तुएं हैं, और इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? कार बनती है। जैसे दोस्तों यही क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता कि बेड, कुर्सी, टेबल और लकड़ी ऐसा आ जाता, तो आंसर क्या होता? लकड़ी, क्योंकि वो सारी चीजें लकड़ी से बनती है। यहां देखते हैं योग, मूल्यांकन, गुणा, विभाजन। अब यहां समस्या फिर हो गई, योग, मूल्यांकन, गुणा और विभाजन। दोस्तों यहां तो क्या होता है? योग में किन्हीं संख्याओं का योग किया जाता है, किन्हीं संख्याओं का गुणा होता है। विभाजन का मतलब क्या होता है? डिवाइडेशन यानी भाग लगाना। जबकि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूल्य अंकित करना। क्या होता है? किसी चीज का मूल्य अंकित करना। जो चीज दी हुई है वहां से कोई नई अनुमानित संख्या वहां से ली जाए, या जो सारी चीजें उपलब्ध है उन्हीं को मिलाकर ली जाए, वहां उसे कहते हैं मूल्यांकन। जबकि योग, गुणा और विभाजन ये करने की एक विधि होती है। क्या होती है? विधि। आगे बात करते हैं मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, इनकी बात करें तो ये सारी की सारी क्या है? मापने की इकाइयां हैं। लेकिन दोस्तों इनमें भी हम बात करें तो मील, सेंटीमीटर और गज ये दूरी मापने की इकाई है। जबकि लीटर क्या है? किसी द्रव्य पदार्थ को मापने की इकाई है। ये तो दोस्तों बात थी शब्दों से संबंधित। अब हम अल्फाबेट से संबंधित तथा संख्याओं से संबंधित जो सवाल होते हैं उन सवालों को भी हम हल करने वाले हैं। देखते हैं कि वो सवाल किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार उन्हें हमें हल करना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, और अगले क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ संख्याओं से संबंधित, जहां हमें बेमेल छांटना है, अलग अलग छांटना है। संख्याओं में जब अलग अलग छांटने की बात होती है, बेमेल छांटने की,
असंगत छांटने की जब बात होती है दोस्तों, तो संख्याओं के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करें सम और विषम संख्या को लेकर कुछ अलग छांटने की बात हो सकती है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में से अलग छांटने की बात हो सकती है। उसके अलावा कोई संख्याएं जो एक ही संख्या से डिवाइड होती हो और कोई संख्या ऐसी जो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होती हो, उस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। उसके अलावा संख्याओं के वर्ग और घन से लेकर आपके सामने सवाल हो सकते हैं, या फिर संख्याओं के गुणा और भाग से लेकर आपके सामने सवाल हो सकते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चंस की कि हमें किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं। सबसे पहले बात की जाए 23, 27, 29 और 31, ये संख्याएं आपको दी गई। संख्याएं सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं हैं। लेकिन 27 को छोड़कर बाकी सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक ही भाज्य संख्या है और वो क्या है? 27। तो ये अपने आप में क्या हो गई दोस्तों? अलग हो गई। उसके अलावा बात करें 64, 32, 48 और 18, यहाँ अब हमारे सामने समस्या हो गई। कैसी समस्या हो गई कि यहाँ जो है सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं हैं तो वो सारी की सारी क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी। ये तो एक समस्या का विषय हमारे सामने बन गया है, और समस्या का विषय बन गया तो कैसे हल करना, देखते हैं कि और कोई संख्या ऐसी है इनमें जो कोई एक अलग नियम के आधार पर चलती हो। तो दोस्तों सारी की सारी सम संख्याएं हैं, सम और विषम के आधार पर इसे अलग नहीं छांट सकते, भाज्य और अभाज्य के हिसाब से भी अलग नहीं छांट सकते। तो एक 64 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ 8 का स्क्वायर या 4 का क्यूब इसे कहा जा सकता है। 4 का क्यूब या 8 का स्क्वायर, तो ये संख्या ऐसी है जो स्क्वायर भी है, बाकी कोई संख्या स्क्वायर नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। उसके अलावा बात करें 45, 12, 36 और 72, यहाँ हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? देखिए इसमें दो प्रकार के नियम लग रहे हैं, दो नियम लग रहे हैं, लेकिन आंसर किस नियम से करना है भी देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 45 एक विषम संख्या है, बाकी सारे क्या है? सम संख्या। भाज्य संख्या की बात करें तो इन सब में भी किसी संख्या का भाग जाता है, और 45 3, 9, 5 और 15 इन सब से विभाजित होती है, तो ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या है? विषम संख्या। तो एक तो ये आंसर हो गया। उसके अलावा यदि देखा जाए तो 45, 12, 36 और 72 इन सब में 3 का भाग जाता है, इन सब में 4 का भाग जाता है। यहाँ देखा जाए तो 9 का भाग यदि लगा के देखा जाए तो 9 का भाग 45, 36 और 72 में जाता है, लेकिन 12 में नहीं जाता। तो 12 आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 9 का भाग नहीं जाता। तो दोस्तों 45 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 45 होगा। क्यों? क्योंकि 45 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 196, 784, 169, 729, यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं दो हमारे पास विषम संख्या है, दो सम संख्या है। तो सम और विषम के आधार पर तो दोस्तों हम इन्हें अलग नहीं छांट सकते। अब देखने में ये दिखाई दे रहा है, ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं किन संख्याओं के स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। 196 क्या है? 14 का स्क्वायर है। 784 क्या है? ये 14 का स्क्वायर। 784 क्या है दोस्तों? 28 का स्क्वायर। 169 क्या है? 13 का स्क्वायर। और 729 क्या है? 27 का स्क्वायर। क्या है? 27 का स्क्वायर। तो अब भी अलग नहीं छांट सकते, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? कोई ना कोई किसी संख्या का क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर के आधार पर भी अलग नहीं छांट सकते। लेकिन दोस्तों 729 जो होता है वो 9 का क्यूब भी होता है। 9 का क्या होता है? क्यूब होता है। इसलिए ये क्या हो गया? एक अलग संख्या हो गई। क्या हो गई? अलग संख्या हो गई। यहाँ हम बात करते हैं कि 12 144, 13 156, 16 176, 15 180। तो यहाँ 12 144 तो क्या दिखाई दे रहा है कि 12 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 12 को किससे गुणा करेंगे? 144 आए तो आप कहेंगे 12 को 12 से। 13 को किससे गुणा करें? 13 को भी 12 से गुणा करने पर क्या आता है? 156। यानी पहली संख्या को 12 से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हुई।
पहली संख्या को 12 से गुणा करने पर दूसरी संख्या, लेकिन क्या 16 को 12 से गुणा करने पर 176 आते हैं? नहीं, 16 को 11 से गुणा करने पर, जबकि 15 को फिर 12 से गुणा करने पर क्या आता है? 180। तो पहली संख्या को 12 से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, जो केवल इसमें नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 15 46, 12 37, 9 28 और 8 33। जब इसकी बात की जाए दोस्तों, तो 15 को 3 से गुणा किया और प्लस 1 कर दिया, कितना है? 46। 12 को 3 से गुणा किया, प्लस 1 किया, 37। 9 को 3 से गुणा किया, प्लस 1 किया, 28। यानी कि पहली संख्या को 3 से गुणा करके 1 प्लस 3 से गुणा करके 1 प्लस 3 गुणा करके 1 प्लस, जबकि 8 को 3 से गुणा करके 1 प्लस करने पर नहीं, 8 को 4 से गुणा करके 1 प्लस करने पर 33 आता। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 और 45 पे देखिए, ये 9 का 2 गुणा है, ये 9 का 5 गुणा है। 9 दूनी 18, 9 बचे 45, अर्थात पहली संख्या को 2.5 से गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो क्या यहाँ 2.5 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ? नहीं, ये तो 2 से गुणा करने पर। जबकि आप यहाँ देखोगे तो ये भी 2.5 से गुणा हो रहा है और ये 8 भी किससे गुणा हो रहा है? 2.5 से। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। जबकि ये संख्या ऐसी है जहां केवल 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं 81 और 243 में क्या संबंध है? तो 81 तो किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन क्या 243 किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, 192 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 64 तो किसी का क्यूब स्क्वायर है। तो हम देखते हैं 81 का क्या है? 3 गुणा करके देखिए। 81 को 3 से गुणा किया 243, लेकिन 16 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से, तब जाके 64 होगा। और यहाँ 64 को फिर किससे गुणा किया? 3 से, और 25 को भी किससे गुणा किया? 3 से गुणा। तो सब संख्याएं 3 से गुणा हो रही है, जबकि ये किससे गुणा हो रही है? 4 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, देखते हैं किस प्रकार सोल्व करना। जैसे हमने ले लिया 2 4 6 और 8, ये 4 संख्याएं आपको दे दी, छोटे छोटे अक्षर अंक है आपके सामने 2 4 6 और 8। इनमें यदि अलग छांटना हो तो कौन सा आंसर होगा? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको बताना है बेमेल छांटने में कि 2 4 6 और 8, 2 4 6 8, इनमें अलग कौन सा होगा? चलो क्वेश्चन को थोड़ा बड़े रूप में लिख देते हैं। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 8। इनमें अलग छांट के बताना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप कमेंट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप इंडिविजुअली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसा भी यथोचित समय रहेगा हम आपको व्हाट्सएप पे ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी संख्याओं पर आधारित। अब हम बात करते हैं कुछ ABCD के अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उन पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन। जैसे आपको दिया गया है AZ DW HR IR, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो दोस्तों AZ के बारे में आप जानते हो, ये दोनों आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। DW के बारे में भी जानते हो, विपरीत अक्षर होते हैं। IR विपरीत होते हैं, लेकिन H और R क्या आपस में विपरीत होते हैं? तो H और R आपस में कभी भी विपरीत नहीं होते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो अलग होगा वो हमारा आंसर होगा। यहां देखा A B C और C से सीधा D, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यहां आपने देखा E से F, F से G और G से H, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यहां आपने देखा U से क्या यहाँ W आना चाहिए, V आना चाहिए, जबकि V यहीं आ गया, U V W H। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां आप देखोगे तो M से N, N से O और O से वापस क्या आ गया? P आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहां हम देखते हैं तो D से +1 और D से -2, या फिर ऐसे कह सकते हैं यहां से -3, ऐसा भी हम कह सकते हैं। R से +2 आ गया, या कितना आ गया? +2। तो यही हमारा आंसर हो सकता है, या हो सकता है कि आगे सब में +2 होने वाला हो। तो हम देखते हैं H से +1 और I से -3।
m से देखते हैं +1 और m से -3। इस प्रकार से ये चीजें निकल कर आ रही है, यानी कि इससे -2 भी से बोल सकते हैं, बीच वाले एक्सरसाइज से -3 हम बोल सकते हैं, i से -3, लेकिन यहाँ सीधा क्या आ गया +2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल एक अक्षर हमें दिए गए हैं DAIE, तो इनमें जब हम देखते हैं तो A, I और E, A 1 नंबर पे आता है, I 9 पे और E 5 पे और D कितने पे आता है 4 पे। तो एक अक्षर ऐसा है जो सम संख्या पे आता है, वो कौन है D। आगे देखते हैं NMOL, PKQI, RISH और TGUF। इनमें देखते हैं तो NM आपस में अपोजिट होते हैं और LO भी अपोजिट होते हैं। RI इंडियन रेलवे, हनी सिंह, ये अपोजिट होते हैं। TG यानी GT गौरव टावर और F फादर अंकल, ये अपोजिट होते हैं। लेकिन क्या PQ और QI अपोजिट होते हैं? नहीं होते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये बात थी वर्गीकरण की। किसकी बात कर रहे थे हम? वर्गीकरण की। कुछ आकृतियों के वर्गीकरण होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन आज हम जस्ट अभी बात करने वाले हैं आपके सामने वर्गीकरण की हमने चर्चा करी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में आपका टेस्ट पेपर होगा और अगले 2 वीडियो में फिर आपके टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि हम उत्साहित हो सके, प्रोत्साहित हो सके। और आपका प्रोत्साहन, आपका एक लाइक और एक शेयर हमें काफी प्रोत्साहित करेगा। तो आपके लाइक और शेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।